हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल। आप सभी का स्वागत है आप सभी के परिवार बीकेसी टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th में मैथ का टॉपिक चल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वास्तविक संख्याएं, और इसमें जिस पर चर्चा हो रही थी वो था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी पहले वीडियो में प्राप्त कर ली है। और आज हमें यह देखना है कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये आप सब कल सीखे थे, लेकिन आज हमें देखना है कि संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप लोगों को कल एक फार्मूला बताया गया था, यदि आप सबको याद हो तो जो अपना फार्मूला था वो था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां एक ऐसी संख्या थी जिसे बी से भाग करने पर हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था वो आर था तथा क्वोशिएंट क्यों प्राप्त हो रहा था। और हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जो आर की वैल्यू थी वो किस प्रकार आती थी। तो आर की वैल्यू वो थी 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी और बी से हमेशा छोटी होती थी। तो इसी पर बेस्ड यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है और इसी के आधार पर हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन लिखा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इस बुक में हमें यही काम करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के संबंध में। तो शुरू करेंगे सेशन को। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अपनी सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा 455 और 42 में कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना 455 जो है वो 42 से बड़ा है। बड़े पूर्णांक से हम आरंभ करेंगे। तो बड़ा पूर्णांक अपना कौन सा है, 455 और 42। तो लिखेंगे यहाँ पर 455 और 42 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। चलिए लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। सबसे पहली लाइन जो अपनी होगी वो होगा 455 और 42 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो आप सब देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो है उसे हमें क्या मानना है, ए मानना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए 455 बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्या है, ऐसी संख्या है जिससे ए में हमें भाग करना है। तो हम 42 में 42 बी से भाग कर रहे हैं, गुणे लिखेंगे। क्यू की वैल्यू कितनी रखी जाए कि बी से कम आ जाए। क्यू की वैल्यू कितना रखा जाए कि बी से कम आ जाए। तो चलिए यदि हम यहाँ पर रखते हैं, अगर 5 रख देंगे तो 4 पंचे 20, 9 रखेंगे तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37। तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग रखते हैं 10। 42 गुणे 10, 42 दहम्मा 420 हो जाएगा और प्लस 25, ये बन गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसी रूप में तोड़ना है। 42 से 455 में भाग देना है, तो भाग गया 10 बार, बचा 25। तो ये हो गया अपना रिमाइंडर 25, यहाँ पर लिख दिए। इज इट क्लियर। चलिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अपना रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो कितना है, शून्य नहीं है। रिमाइंडर कितना नहीं है, शून्य नहीं है। तो हम फिर से क्या करेंगे, भाजक और रिमाइंडर पर क्या करेंगे, भाजक और शेषफल पर हम लोग फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब भाजक कितना है यहाँ लिखेंगे। अब भाजक 42 और
शेषफल 25 भाजक 42 बी की वैल्यू और शेषफल 25 आर की वैल्यू लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो यहां पर 42 और 25 में कौन सी संख्या बड़ी है? आप लोग देख सकते हैं 42 बड़ी है किससे? 25 से। 42 बड़ी है किससे? 25 से। तो हम लोग ए की वैल्यू मानेंगे इस बार 42 बराबर हमें भाग करना है 25 से। कितनी बार भाग करेंगे? एक ही बार। तो 25 इक्यानम 25 प्लस कितना जोड़ देंगे? तो 17 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? अगर हम यहाँ पर 25 इक्यानम 25 में 17 जोड़ देंगे तो अपना यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर 25 नहीं बल्कि 35 बचेगा। 420 में 35 जोड़ेंगे तो 455 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद फिर यहां पर हम लोग 42 और 35 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तब भी 35 छोटी है तो 35 से भाग करेंगे एक बार और उसके बाद यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? अपना 42 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर से रिमाइंडर की वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया, जो कि 0 नहीं है। तो पुनः हम लोग यही प्रक्रिया अपनाएंगे। भाजक 35 और शेषफल 7 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। चलिए यहां पर लिखेंगे अब भाजक कितना? 35 और शेषफल 7 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यहां पर बड़ी संख्या 35 है तो हम मान लेंगे ए की वैल्यू 35। भाग करना है 7 से, यहां पर भाजक बन रहा है 7 और बी क्यू की वैल्यू कितना? क्वेश्चन 5 बार जाएगा प्लस 0। हमें यहाँ पर रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया? तो हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया। जहां पर हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए वहीं पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना बंद कर देंगे और अपना भाजक ही क्या हो जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। तो जहां पर हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए उसी लाइन में उसका भाजक जो होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ शेषफल कितना आ गया? 0 तथा भाजक कितना है? 7। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो उसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, मतलब शेषफल 0 आ जाए उसके बाद हम वहीं से प्रक्रिया रोक देंगे। इस स्थिति में भाजक कितना है? 7 है। इस स्थिति में भाजक कितना है? 7। और जिसमें भाग दिया गया है वो कितना है? तो भाग दिया गया जिसमें वो 35 है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? जो ये आ गया 7 भाजक आया है, यही 7 ही 455 और 42 का एचसीएफ होगा। 7 ही 455 और 42 का एचसीएफ होगा। 7 ही 455 और 42 का एचसीएफ होगा। यदि आप लोग इसके सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो 455 और 42 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उसके बाद फिर देखेंगे तो 7 ही इसका एचसीएफ हमें प्राप्त होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 7 ही आएगा। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निम्न स्टेप से इसका एचसीएफ ज्ञात कर दिया है।
प्रयोग कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, 455 जो संख्या बड़ी है उसको a मानेंगे, जिससे भाग देना उसे b मानेंगे, और कितनी बार भाग जा रहा है वो क्यों हो जाएगा, शेष कितना बच रहा है r हो जाएगा। देखेंगे कि रिमाइंडर जीरो नहीं है तो पुनः वही काम करेंगे, जब तक पुनः पुनः करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उसकी स्थिति में जो भाजक होगा, भाजक जो होगा वही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। सो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किस प्रकार कार्य करती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कारण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये जो निकाला गया है ये एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए निकाला गया है। देखिए एक ही एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए निकाला गया, और जब यहाँ पर शेषफल जीरो आ जा रहा है तो एचसीएफ भाजक ही एचसीएफ हो जा रहा है। चलिए हम इसका कारण देखते हैं। जो इसका कारण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसका कारण है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को, उसी एल्गोरिदम को लिखेंगे जिसको हम फॉलो करते हुए इसका आंसर प्राप्त किए हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और उसके बाद हम इसे इरेज करके अब अगले स्टेप में लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या वीडियो समझ में, ये सवाल समझ में आई। चलिए हम लोग अब यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जो अभी अभी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसी पर बेस एल्गोरिदम को लिख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए c और d हैं, जहां c बड़ा है d से, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो उसके लिए हम जो एल्गोरिदम लिखेंगे वो चरणों में लिखेंगे। पहला चरण क्या है, हम लोग क्या करेंगे पहले स्टेप में, तो c को भाग देंगे d से, c को क्या करेंगे भाग देंगे d से, और इस प्रकार हम लोग यहाँ पर भाग देंगे कि Q और R प्राप्त हो। C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। जानते हैं भाग देना पड़ता है, तो लिखेंगे पहला स्टेप C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए जिस प्रकार आपने अभी कुछ समय पहले प्रयोग किया था। C को आगे रखकर उसके बाद इक्वल में D फिर Q प्लस R ज्ञात किया था। प्रयोग कीजिए, इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं। प्रयोग कीजिए, इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं, और R ज्ञात करते हैं। कैसे Q और R ज्ञात करते हैं, Q और R ज्ञात करते हैं कि आप लोग यहां पर जानते हैं C को बड़ा है तो यहां रखा जाएगा, और उसके बाद इक्वल लिखा जाता है। C बड़ा है तो यहां रखा जाएगा, इक्वल लिखा जाता है, और DQ प्लस R। अभी जो फार्मूला लिखा गया था A बराबर BQ प्लस R, उसी प्रकार C और D माना गया है तो C बराबर DQ प्लस R, और उसके बाद फिर जहां R की वैल्यू जो होती थी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो के बराबर या उससे बड़ी, और D से हमेशा छोटी। इस प्रकार ज्ञात करना है। C बराबर DQ प्लस R, जहां R की वैल्यू जीरो के बराबर या उससे बड़ी है तथा D से हमेशा छोटी हो, इतना लिखेंगे। ये चरण नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप इंग्लिश में बोलते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे यदि R बराबर 0 आ रहा है, यदि R बराबर 0 आ जाए तो आगे सॉल्व करना बंद कर देंगे। मतलब यदि R बराबर 0 है,
आर बराबर क्या है 0 है, तो जब आर बराबर 0 आ जाएगा तो जो डी और क्यू है तथा सी है इस पर क्या प्रक्रियाएं होंगी उसको देखिए। डी पूर्णांकों सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, यही तो हमने एचसीएफ लिखा था जब यहां पर 0 प्राप्त हो रहा था तो डी ही एचसीएफ हो रहा था। तो डी पूर्णांकों किसका किसका, जो डी है वो पूर्णांकों किसका और किसका, सी और डी का क्या हो जाएगा, सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा कब, लेकिन शर्त यह है कि आर का मान 0 होना चाहिए तभी सी और डी का एचसीएफ डी बनेगा। यदि आर का मान 0 नहीं है, यदि r इज नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, पुनः जो मान प्राप्त हो रहा है d और r पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो d और r के लिए, तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये एल्गोरिदम समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए सी और डी कोई पूर्णांक है, हमें जहां पर सी बड़ा है डी से, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो जो एल्गोरिदम फॉलो होगा, सबसे पहला चरण है सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि क्यू और आर ज्ञात कर लेंगे, जहां पर सी बराबर डी क्यू प्लस आर और आर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर तथा किससे छोटी होगी, डी से छोटी हो। दूसरे स्टेप में यदि आर का मान 0 आ जा रहा है तो वहीं पर डी जो होगा वो पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ होगा। यदि 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर डी और आर पर जो बच रहा है डी और आर, यदि ये 0 नहीं होगा तो डी और आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया चरण नंबर 2। चरण नंबर 3 में क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को तब तक अपनाएंगे। चरण नंबर 3 में क्या करेंगे, चरण नंबर 2 को तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। यानी कि इस प्रक्रिया को तब तक अपनाएंगे जब तक शेषफल यानी कि r बराबर 0, शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इस प्रक्रिया को तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, तब तक फॉलो करेंगे जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ होता है। यानी कि 0, शेषफल 0 की स्थिति में लिखिए r बराबर 0 की स्थिति में ही भाजक एचसीएफ होता है, भाजक एचसीएफ होता है। बस यही स्टेप हमें फॉलो करना है और यह इसलिए प्रभावशाली है, यह स्टेप इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि हमें जो सी और डी का एचसीएफ दे रहा है वही डी और आर का भी एचसीएफ होगा। यानी सी और डी, एचसीएफ ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ डी और आर। लिखिए यह इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि एचसीएफ ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ डी और आर। यानी कि जो पहले स्टेप में एचसीएफ होगा सी और डी का, अगला फॉलो करने के बाद डी और आर का भी वही एचसीएफ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि सी और डी का एचसीएफ एच डी और आर का एचसीएफ के
बराबर होता है। अर्थात क्या कहेंगे हम लोग, सी और डी का एचसीएफ बराबर है किसके, डी और आर के एचसीएफ के। सो ये भी आप सबको समझ में आया होगा। इस एल्गोरिदम को एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम में हमें करना क्या है। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, हम लोग दो पूर्णांक लेंगे सी और डी, ए और बी, पी और क्यू, आर और एस, कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम उन दो धनात्मक पूर्णांकों को लेने के बाद सी और डी पर इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जहां पर एक मान बड़ा होगा दूसरे से। तो जो मान बड़ा होगा उसको आगे रखकर ए की वैल्यू मानेंगे और फिर जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे, या फिर बड़े वाले को सी मानेंगे, छोटे वालों को डी मानेंगे। और फिर उस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ऐसे दो क्यू और आर याद करने हैं, जहां सी बराबर डी क्यू प्लस आर या फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी तथा डी से हमेशा छोटी होगी। जब आर की वैल्यू 0 आ जाए तो उस स्थिति में डी ही सी और डी का एचसीएफ हो जाता है। और जब आर की वैल्यू 0 नहीं आती है तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग डी और आर पर करेंगे। और उसके बाद यह फॉलो करते, यह नियम तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। आर की वैल्यू 0 होने की स्थिति में ही भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। और आप सबको ध्यान देना है कि सी और डी का जो एचसीएफ होगा वही डी और आर का भी एचसीएफ होगा। यानी जितने भी स्टेप फॉलो करेंगे सभी के एचसीएफ क्या होंगे, समान होंगे। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा। एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नोट कीजिए इसको और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। अब सवाल लिखा गया है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। सभी स्टेप बता दिए गए हैं, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल सॉल्व करते हैं। 12576 और 4052 में कौन सा बड़ा है? तो हम लोग यहां पर लिखते हैं, यहां 12576 इज ग्रेटर देन 4052। समझ में आया? ये वाला बड़ा है इससे। तो 12576 और 4052 पर तो हम लोग क्या करेंगे, 12576 4052 से बड़ा है तो 12576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर चलिए हम लोग जो बड़ा है उसे क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो यहाँ पर हम 12576 को ए मान लेंगे, बराबर बी की वैल्यू छोटे वाले को रखते हैं। उसके बाद क्यू की वैल्यू कितना मानेंगे, जितने बार यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 बार गुणा कर देते हैं, 3 बार गुणा करते हैं, प्लस शेषफल कितना बच रहा है तो लिखते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 शून्य 0 1 और 3 चौक 12, 0 7 में से 5 घटेगा 2, ये कितना बचा अपना 420। तो यहाँ पर लिख देंगे 420। और आप लोग देख सकते हैं कि जो आर की वैल्यू प्राप्त हुई है वो किससे छोटी है, तो बी से छोटी है। आप सबको हमेशा पता है कि आर की वैल्यू बी से छोटी होती है, या फिर बी के मतलब आर की वैल्यू जो होती है वो किससे, बी से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या आर का मान 0 प्राप्त हुआ, चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर फर्स्ट। आगे यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए इसे हम लिख देते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0,
जीरो, इसलिए किस पर 4052 और 420 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब आप लोग बताइए यहां पर बड़ा कौन सा है? तो बड़ा है 4052, बराबर लिखेंगे, आर से भाग देना है तो 420 गुणे कितनी बार भाग जाएगा? यहां पर हम लोग कितनी बार भाग देंगे दोबारा? तो 9 बार भाग देकर चेक करते हैं। 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37, घटा दीजिए 2, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2, तो 272 आ गया। यहाँ पर प्लस 272 लिख देते हैं, जो कि किससे छोटा है? तो ये बी से छोटा है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अगला स्टेप पुनः लिखेंगे यहाँ पर, स्टेप नंबर थर्ड। चूंकि पुनः यहाँ पर r की वैल्यू कितना नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लोग फिर से क्या करेंगे? 420 और 272, 420 और 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप लोग देखिए 420 बड़ा है तो 420 बराबर 272 गुणे एक बार जाएगा प्लस घटा देंगे, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 11, 11 में 7 घटेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर 148 आ गया। क्या 148 जीरो के बराबर है? नहीं बराबर है। तो अगला स्टेप लिखेंगे फिर, स्टेप नंबर 4। चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए किस पर 272 और 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर बड़ा कौन सा है? 272 बड़ा है तो लिखते हैं 272 बराबर भाग देना है 148 से, गुणे कितनी बार भाग जाएगा? यदि हम 2 बार भाग देना चाहें तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 बार भाग देंगे और घटाएंगे। 12 में से 8 घटेगा तो बचेगा 4, और यहाँ बचा कितना? 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार आ गया अपना 24। अगले स्टेप में फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या जो ये 24 है, आप लोग ऊपर नोट कर चुके होंगे, कुछ नीचे हम कर देते हैं। तो आप बताइए यहां पर जो 24 है क्या 0 के बराबर है? जो 24 प्राप्त हुआ है वो 0 के बराबर है? नहीं है। तो स्टेप नंबर 5 लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए किस पर 148 और 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, चलिए प्रयोग करते हैं। 148 बड़ा है तो 148 आगे लिखेंगे, बराबर 24 गुणे कितनी बार जाएगा? तो 5 बार ले जाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो गया। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 8 और 2 ज्यादा बच रहा है तो 6 बार ले जाकर चेक करते हैं। 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14,
144 आ गया और बचेगा कितना, 4 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया अपना अगला स्टेप। अब स्टेप नंबर 6 करेंगे यहाँ पर। इसी स्टेप को बार बार फॉलो करते हुए चलेंगे। स्टेप नंबर 6 करेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर के स्टेप में क्या देखेंगे, चूंकि जो r की वैल्यू है वो पुनः 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अब 24 और 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। प्रमेयिका का प्रयोग करने पर चलिए करते हैं। यहाँ पर 24 बराबर 4 से गुणा करना है, 4 छंग 24 प्लस 0। आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी यहाँ पर यह देखकर, आप लोगों को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी कि हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया है। तो आई थिंक आप सबको यहाँ पर यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी कि अपना शेषफल 0 आ गया और इसी के साथ अपना स्टेप खत्म होता है। 6 स्टेप में ये सवाल सॉल्व हुई। 24 और 6 को सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 148 में कितने से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो कुछ हमें यहाँ पर मिस्टेक दिखाई दे रहा है। 272 में एक बार लेकर जाएंगे 148 है, तो 148 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 272 और 148 पर जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो 148 का नाम 148 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से जब 8 घटेगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर कितना है 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा और यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। 124 आ गया तो 148 और 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो पुनः एक बार जाएगा 124 का नाम 124 और उसके बाद फिर घटाएंगे 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर कितना है 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 24 फिर 0 नहीं है तो इसलिए 24 और 124 और किस पर 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 124 और 24 पर जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो 124 गुणे 24 कितनी बार जाएगा, 24 का गुणा करें कितनी बार की 124 से ज्यादा ना हो तो 5 बार गुणा कर देते हैं। 24 पंचे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। 124 को जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का 24 के साथ प्रयोग करेंगे तो 24 गुणे 5 प्लस 4 हो जाएगा, 24 गुणे 5 प्लस 4। अब चलिए यहाँ पर एक स्टेप और फॉलो करेंगे, एक स्टेप और जाएगा अपना स्टेप नंबर 7। क्या होगा, स्टेप नंबर 7 फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्या करेंगे, इसलिए कितने कितने पर 24 और 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो 24 बड़ा है इसलिए 24 यहाँ पर रखेंगे बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। अब हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो एचसीएफ है इसका 12,576 और 4,052 का कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12,576 और 4,052 इज इक्वल टू 4। इतना आ जाएगा अपना आंसर, इतना आ जाएगा अपना आंसर, मतलब कि 12,576 और 4,052 का एचसीएफ कितना है तो 4 है। सॉल्व कीजिए। थोड़ी सी मिस्टेक के लिए थोड़ी पुनः इसको हमने सुधार कर लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर फॉलो करते हुए नियम को आंसर ला दिए हैं। आप लोग देखिए जब तक कि r का मान 0 नहीं आ गया तब तक हम स्टेप फॉलो करते हुए r का मान 0 ला दिए और उसके बाद फिर जो भाजक हो गया वही उसका क्या हो गया
HCF। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और आप सबको एक चीज और यहाँ पर जान लेना चाहिए कि जो 12,576 और 4,052 का HCF है उसको हम लिख कर आपको बताते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन यहाँ पर इसे मिटाकर और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं किसका किसका HCF बराबर आ रहा है। तो HCF ऑफ 12,576 और 4,052 इज इक्वल टू HCF ऑफ, यानी इसका और इसका HCF साथ ही साथ इसका और इसका HCF ऑफ 4,052 और 420 बराबर HCF ऑफ कितना कितना 420 और 272, 420 और 272 बराबर HCF ऑफ कितना कितना है 272 और 148, 272 और 148 बराबर HCF ऑफ 148 और 124, 148 और 124 बराबर HCF ऑफ 24 और 124, 124 और 24 बराबर HCF ऑफ 24 और 4, HCF ऑफ 24 और 4। सबका HCF मिलाकर कितना आ रहा है? तो सबका HCF कितना होगा? 4 ही होगा, 4 ही होगा। तो आप सब लोग इसको समझ चुके होंगे। अब आप लोगों को देखिए बुक से कौन कौन सी सवालें लगाना है। तो सवाल नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 की सवाल नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और होमवर्क होगा यही। कमेंट बॉक्स में आप सबको आंसर बताना है कि क्या क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद हम अगले वीडियो में आप सबको कुछ उदाहरणों के साथ और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। सो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब इसे भी देख लीजिए जो हमने अभी अभी लिखा है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से और सेशन को शेयर करते हुए चलिए। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ मुफ्त में दी जा रही शिक्षा का आप लोग लाभ उठाइए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।